धन्यवाद। आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर मनोज मकानी हैं, जिन्होंने आनंद होम्योपैथी कॉलेज से एमडी किया है बैक्टीरिया मेडिका में। और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाते हैं, गुरुकुल होम्योपैथी। डॉक्टर साहब, हमें इसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा कि ये क्या है जो गुरुकुल होम्योपैथी है, जहाँ पे आप वो हर घर पर होम्योपैथी करना चाहते हैं। तो अब सर आपको आप अपना टॉपिक और हमें ज़रूर गुरुकुल होम्योपैथी के बारे में भी बताइए। जी, धन्यवाद सर जी, बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा। और हम सीधा शुरू करेंगे कि आपने जो प्रश्न पूछा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल होम्योपैथी क्या है और घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी कैसे होगा। तो ये हमारे टॉपिक के साथ ही चलने वाला एक दूसरा टॉपिक है कि हमारा जो टॉपिक है वो है सरल होम्योपैथी, मतलब कि बोनिक हुसैन का कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने अभी तक जितने भी अलग अलग लोगों को सुना, जब शुरू में हमें प्रैक्टिस सीखना था तो अलग अलग लोगों के पास गए, अलग अलग लोगों से सुना। तो सब लोगों का एक अलग अलग मेथोडोलॉजी होता है। सब लोग, कोई किसी एक सिम्टम को ज्यादा तवज्जो देते हैं, कोई किसी दूसरे सिम्टम को तवज्जो देते हैं, कोई माइंड को ज्यादा लेते हैं, कोई सीधा डिसीज का नाम लेके ही प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं। ऐसा बहुत कुछ हमारे सामने आया और तब जाके हम कंफ्यूज हो रहे थे कि अब क्या किया जाए। और तब जाके बोनिक हुसैन सर का जो मेथड मिला, उनका एक दृष्टिकोण मिला, और उस दृष्टिकोण से हमने क्या सीखा, बस वही चीज हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सिंपल होम्योपैथी, अभी तक हमने जहां जहां सीखा, जहां जहां देखा, तो होम्योपैथी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा था। वो होम्योपैथी करने के लिए बहुत सारी स्किल्स की आवश्यकता होती थी कि आपको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग अगर हो तो ही हम उस प्रकार की होम्योपैथी कर पाते थे। तो हमारे पास तो वैसी ट्रेनिंग थी नहीं। सो हमने प्रयास किया कि कहीं से कोई सरल मार्ग मिल जाए, और हमें बोनिक हुसैन साहब का मार्ग मिला। और उसी का एक फिलोसॉफिकल वाक्य है कि सरल होना ये साधारण होना नहीं है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीजें तो क्या काम करती होंगी, इस तरीके से थोड़े ही होम्योपैथी होती होगी, लेकिन बहुत भगवान की कृपा से बहुत अच्छा अनुभव मिला है, और वो अनुभव ही आपके साथ बांटने जा रहे हैं आज। नेक्स्ट, अगला स्लाइड कीजिए। भगवान परमात्मा को याद करते हैं। आपने तो वैसे ही मौन में प्रेयर करवा ही ली। परमात्मा सबका अच्छा करे, कल्याण करे, सर्व सुख सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका कल्याण हो, यही हमारी भावना है। नेक्स्ट, हम सीधा टॉपिक पे आएंगे। कोई बोनिक हुसैन क्या थे, हनीमैन क्या थे, वो सब बातें हमें सबको मालूम ही हैं। तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं कि एपोरिज्म नंबर 26, होम्योपैथी काम कैसे करती है। तो होम्योपैथी कैसे काम करती है वो समझने के लिए हमारे पास एक ही चीज है, और वो है एपोरिज्म नंबर 26, जिसमें हनीमैन हमें बताते हैं कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन है वो परमानेंटली स्ट्रॉन्गर वन आता है, और वीकर डायनेमिक अफेक्शन को परमानेंटली वहां से निकाल देता है। हम सब जानते हैं, एपोरिज्म 26 को बार बार पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसे हमने एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, अब जाके हमें मालूम हुआ कि इसमें हनीमैन कुछ और भी लिख रहे हैं। क्या लिखा है हनीमैन ने? हनीमैन ने लिखा है सिमिलर इन इट्स मैनिफेस्टेशन। वो डायनेमिक तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके मैनिफेस्टेशन के अंदर सिमिलर होना चाहिए। वो डायनेमिक तो होना ही चाहिए, लेकिन अपने मैनिफेस्टेशन में सिमिलर होना चाहिए। और हमें यहां से सोचना है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट हनीमैन मीन्स बाय मैनिफेस्टेशन। हनीमैन मैनिफेस्टेशन कह के हमें क्या कहना चाहते हैं? अविकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात हनीमैन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो हम लेबोरेटरी में ऐसा नहीं कर सकते। लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए, उसी के अंदर होगा, बाय अ स्ट्रॉन्गर वन, इफ द लेटर इज वेरी सिमिलर टू द फॉर्मर इन इट्स मैनिफेस्टेशन।
तो डिसीज कैसे मैनिफेस्ट होता है हमें ये मालूम करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि डिसीज कैसे मैनिफेस्ट होता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है, अगर हमें मैनिफेस्टेशन मालूम है तो ही हम हनीमैन को आगे समझ पाएंगे। तो मित्रों, डिसीज का मैनिफेस्टेशन हमें कहां से मालूम चलेगा, कहां से हमें पता चलेगा कि डिसीज कैसे मैनिफेस्टेशन होता है। हमारी सारी क्लासेस इंटरैक्टिव रहती हैं, तो हम बोलेंगे और आप सुनेंगे ऐसा नहीं है, हम सब साथ में मिलके सत्य को पाएंगे, सब लोग साथ में मिलके ढूंढेंगे। नेक्स्ट सर, एपोरिज्म 153 नेक्स्ट। सो डिसीज मैनिफेस्ट बाय साइन एंड सिम्टम। डिसीज है वो साइन एंड सिम्टम के द्वारा मैनिफेस्ट करता है। तो साइन एंड सिम्टम हमें मिलते हैं तो हमारे पास फिर से क्वेश्चन आता है कि कौन से साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम तो बहुत मिलते हैं ना, ऑर्गेनन के अंदर हम पूरा सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव सिम्टम, सब्जेक्टिव सिम्टम, कॉमन सिम्टम, अनकॉमन सिम्टम, पिक्यूलियर सिम्टम, रेयर सिम्टम, और कैंट के हिसाब से सिम्टम, बोनिगुसेन के हिसाब से सिम्टम, सब अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हनीमैन की, और हनीमैन एपोरिज्म नंबर 153 के अंदर क्या कहते हैं कि हमें कौन से सिम्टम लेना चाहिए। इन दिस सर्च फॉर होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी। स्पेसिफिक रेमेडी हमने बहुत सारे मित्रों से सुना कि थूजा इज अ स्पेसिफिक रेमेडी फॉर वाट्स, सल्फर इज अ स्पेसिफिक रेमेडी फॉर स्किन डिसीज। लेकिन हनीमैन यहाँ पे जिस स्पेसिफिक रेमेडी की बात कर रहे हैं वो रेमेडी है स्पेसिफिक रेमेडी ऑफ दैट केस। हमारे पास जो केस आया है उस केस के लिए कौन सा रेमेडी स्पेसिफिक रेमेडी होगा वो हमें ढूंढना है। तो इन दिस सर्च for a homeopathic specific remedy, that is to say in the comparison of the collective symptom of the natural disease with the list of the non-medicine, in order to find among these artificial morphic agent corresponding by the similarity to the disease to be cured the more striking, singular, uncommon and peculiar into bracket characteristic sign and symptom of the cases of the disease are chiefly and most solely to be kept in the view। मतलब हनीमैन क्या कहते हैं कि हमें कौन से स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन अगर ढूंढनी है तो हमें कौन से साइन एंड सिम्टम लेने चाहिए। तो मास्टर हमें बता रहे हैं कि हमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम लेने चाहिए। अब हमने पहले देखा कि मैनिफेस्टेशन देखना चाहिए। मैनिफेस्टेशन कहां से मिलेगा, तो साइन एंड सिम्टम से मिलेगा। और साइन एंड सिम्टम में कौन से साइन एंड सिम्टम हैं जो मैनिफेस्टेशन को दिखाते हैं। तो हनीमैन उसका जवाब हमें देते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। मतलब हनीमैन कहते हैं कि हमें टोटालिटी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ही लेने हैं। बात क्लियर हुई, समझ में आ रहा है। कहीं पे भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा है तो थोड़ा हम स्पीड से जा रहे हैं। तो हनीमैन बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की। और अब फिर हमको यहां पे सवाल आया। हमारे एक सर ने हमें बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि डॉक्टर हनीमैन और डॉक्टर कैंट दोनों बहुत बड़े और बहुत अच्छे होम्योपैथ थे, लेकिन दोनों क्यों एक दूसरे से मिले नहीं। एनीवन? कोई बता पाएगा क्यों डॉक्टर हनीमैन और डॉक्टर कैंट एक दूसरे से मिले नहीं हैं? Because Kent was born after Hahnemann died. वेरी गुड, वेरी गुड। बस इसीलिए वो नहीं मिल रहे हैं। तो आप उनका दोनों का बर्थ डेट और उनका कभी उनका देहांत कब हुआ था ये देख लेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो हमने सोचा कि कैंट साहब ने जो होम्योपैथी सीखी है वो या तो हनीमैन सर के किसी डिसाइपल से सीखी या तो हनीमैन सर की किताबें पढ़ के सीखी। लेकिन अगर हमें सही होम्योपैथी क्या है या हनीमैन सर कैसे होम्योपैथी करते थे ये जानना हो तो हमें ऐसे इंसान को पकड़ना है कि जो हनीमैन से सीधा कांटेक्ट में हो, जिन्होंने हनीमैन से सीधा सीखा हो, जिन्होंने हनीमैन की प्रैक्टिस देखी हो, जो हनीमैन के साथ रहे हों। तो हमारे ध्यान में आया कि शायद एकमात्र बोनिगुसेन सर ऐसे व्यक्ति हैं कि जो हनीमैन के साथ सबसे ज्यादा रहे होंगे।
हम ऐसा सोच सकते हैं कि हनीमैन के अपने बच्चों या उनकी धर्मपत्नी से भी ज्यादा समय बॉनी हुसैन साहब उनके साथ रहे होंगे, और आखिर तक हनीमैन सर का पूरा जर्नी उन्होंने देखा। तो हम देखेंगे कि बॉनी हुसैन सर कैसे होम्योपैथी करते थे, उन्होंने क्या देखा। नेक्स्ट, तो हनीमैन हमें कहते हैं कि हर से आपके पास जो केस आता है उस केस के अंदर आपको डिवीजन देना है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम और नॉन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। तो व्हेन सिम्टम बिकम कैरेक्टरिस्टिक, कौन से सिम्टम को हम कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, ये हमारे दिमाग में आया। और फिर हमने देखा कि सिम्टम्स तो बहुत सारे हैं, तो इसके ऊपर सोचा जाना चाहिए। हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर कोई पेशेंट आके ऐसा बोलता है कि सर मुझे हेडेक है, तो इज इट कैरेक्टरिस्टिक और नॉन कैरेक्टरिस्टिक? लेकिन वही बंदा आके बोलता है कि मुझे राइट साइडेड हेडेक हो रहा है, मुझे हेडेक ऐसे पीछे से शुरू होके आके राइट साइडेड आंख के पीछे ज्यादा दर्द हो रहा है, इज इट कैरेक्टरिस्टिक और नॉन कैरेक्टरिस्टिक? यस, कैरेक्टरिस्टिक। यस, वेरी गुड। इसी तरीके से कोई मुझे ऐसा बोल रहा है कि मेरे को है ना हेडेक हो रहा है, तो इट इज नॉन कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन कोई ऐसा बोल रहा है कि मेरे को है ना शाम को ही हेडेक होता है, हर रोज शाम को 4 बजते हैं ना, मेरे को पता चल जाता है कि घड़ी में 4 बजे होंगे, मेरा हेडेक शुरू हो जाता है, इज इट कैरेक्टरिस्टिक और नॉट? यस, इट इज कैरेक्टरिस्टिक। फिर कोई ऐसा बोलता है मेरे को हेडेक समर में ही होता है, मेरे को हेडेक विंटर में ही होता है, मेरे को हेडेक रेनी सीजन में होता है। इसका मतलब हेडेक कब होता है या तो कब बढ़ जाता है, इट इज कैरेक्टर। कोई ऐसा बोलता है कि मेरे को हेडेक हो रहा है, तो इट इज नॉन कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन कोई बोलता है कि मेरे को लगता है कि कोई मुझे हथौड़ा मार रहा है, ऐसा हेडेक हो रहा है, इज इट कैरेक्टरिस्टिक और नॉन कैरेक्टरिस्टिक? इट इज कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक, यस। तो अब हमारे पास सिम्टम मिले, इस तरीके से हमने सोचा, तब हमें मालूम चला कि अगर कोई सिम्टम किसी लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी या कॉन्कोमिटेंट के साथ जुड़ता है तो ही वो कैरेक्टरिस्टिक बनता है, अदरवाइज वो कॉमन सिम्टम है, मतलब नॉन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। हेडेक इज नॉन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब बट राइट साइडेड हेडेक इज कैरेक्टरिस्टिक, थ्रॉबिंग headache is characteristic, headache in summer is characteristic, headache relieved by urination is characteristic. Is it clear? समझ में आ रहा है? अगर हेडेक किसी पिक्यूलियर लोकेशन के साथ है, मोडालिटी के साथ है, सेंसेशन के साथ है या कॉन्कोमिटेंट के साथ है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक बनता है। सिर्फ हेडेक कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। यही चीज हम मेंटल्स में भी लागू कर सकते हैं कि सिर्फ एंजाइटी मिल रहा है तो इट इज नॉन कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन एंजाइटी फ्यूचर अबाउट फियर मिल रहा है तो इट इज नॉन कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन फियर इन क्राउड, फियर ऑफ घोस्ट, तो ऐसा अगर कोई पिक्यूलियर लोकेशन के साथ, सेंसेशन के साथ, मोडालिटी के साथ, कॉन्कोमिटेंट के साथ अगर कोई सिम्टम जुड़ता है तो वो सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। सो हमें हमारे पास जो केस आते हैं उस केस में हम ज्यादातर भूल क्या करते हैं कि हम पैथोलॉजी के लिए दवाई ढूंढते हैं, हम पैथोलॉजी के, मायाज्म के यानी कि डिसीज के सिम्टम ले लेते हैं। हम स्टोन के लिए दवाई ढूंढेंगे, कॉन के लिए दवाई ढूंढेंगे, डायबिटीज के लिए ढूंढेंगे, हेडेक के लिए ढूंढेंगे। लेकिन हनीमैन क्या कह रहे हैं कि हनीमैन कह रहे हैं अगर आपको स्पेसिफिक मेडिसिन ढूंढना है फॉर दैट केस तो आपको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम लेने हैं, मैनिफेस्टेड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। और सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक कब होंगे? तो जब वो सिम्टम एलएसएमसी के साथ जुड़ेंगे तभी वो कैरेक्टरिस्टिक होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। क्लियर? Yes, इतना sir. समझ Yes. में आया? क्योंकि Yes. पूरा हर एक स्लाइड एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें लेने हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि डिसीज कैसे पैदा होता है, रोग कैसे पैदा होता है। तो आपके सामने स्लाइड है, उसमें आपको दिख रहा है कि एक वाइटल फोर्स है
उसके साथ नेचुरल डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट है, जिसको हम मायाजम बोलते हैं। नेचुरल डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट मतलब कि मायाजम। अब इन दोनों का एक दूसरे के साथ बातचीत होता है और हमें साइन एंड सिम्टम मतलब कि मैनिफेस्टेशन मिलेंगे। मैनिफेस्टेशन में क्या मिलेगा? तो पैथोलॉजी मिलेगी, रीनल स्टोन मिलेगा, कौन मिलेगा, डायबिटीज मिलेगा, सेंसिटिव टू हीट है या कोल्ड है, राइट साइडेड है या लेफ्ट साइडेड है, थर्स्टी है या थर्स्टलेस है, डिजायर, एवर्जन, मेंटल मोडालिटीज, ये सब सिम्टम हमें मिलेंगे। लेकिन एपोरिज्म नंबर 26 क्या कहता है? अ वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली रिमूव बाय स्ट्रॉन्गर वन इफ बोथ आर सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन। अब इसके अंदर हमें जो मैनिफेस्टेड मिला उसका एलएसएमसी मतलब कि नेचुरल डिसीज है, वो नेचुरल डिसीज पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर ही डिसीज देखा। आपको हम एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। हमारे पास एक अंकल हैं, सोमाभाई अंकल, उनके 10 बेटे हैं। सोमाभाई को स्टोन है और उनके 10 बेटों को स्टोन है। तो ये स्टोन आएगा, ये तो मायाजम डिसाइड करेगा, लेकिन किसको स्टोन लेफ्ट साइड आएगा और किसको स्टोन राइट साइड आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? वाइटल, वेरी गुड, वेरी गुड। वाइटल फोर्स डिसाइड करेगा ना। पैथोलॉजिस्ट क्या देनी है वो मायाजम का डिसीजन है, लेकिन उस पैथोलॉजी को कहां देना है ना, वो वाइटल फोर्स डिसाइड करेगा। लेकिन उस वाइटल फोर्स को वहां पैथोलॉजी देने के लिए मजबूर किसने किया? तो नेचुरल डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट ने। नेचुरल डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट ने वाइटल फोर्स को मजबूर किया और वाइटल फोर्स ने राइट साइड पे पैथोलॉजी दी। तो इट इज अ मैनिफेस्टेशन, इट इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। उसके अंदर उसको ड्राइनेस महसूस हुआ। बात समझ में आ रही है? या तो थ्रॉबिंग महसूस हुआ, या तो वहां पे डिस्चार्ज प्रोड्यूस हुआ जो स्ट्रिंजी था, स्टिकी था, येलो था, ग्रीन था, कुछ भी डिस्चार्ज प्रोड्यूस हुआ। तो सेंसेशन और कैरेक्टर ऑफ द डिस्चार्ज, अगेन इट्स अ मैनिफेस्टेशन और कैरेक्टरिस्टिक। उसी तरीके से मोडालिटीज हैं, उसी तरीके से कॉन्कोमिटेंट हैं। बात समझ में आ रही है? वाइटल फोर्स साइन एंड सिम्टम देगा, लेकिन वाइटल फोर्स को वो साइन एंड सिम्टम देने के लिए मजबूर किसने किया? नेचुरल डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट ने। अब हमें यहां पे अगर नेचुरल डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट है जिसने राइट साइडेड थर्स्टलेस, स्वीट डिजायर, राइट साइडेड स्लीप, रेड सैंड इन यूरिन और एग्रावेशन एट इवनिंग, इस तरीके का मैनिफेस्टेशन दिलवाया है, इस तरीके का मैनिफेस्टेशन हमें मिल रहा है, इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिल रहे हैं, तो अब हमें ऐसा आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट ढूंढना चाहिए जो राइट साइड पे अफेक्ट करता हो, थर्स्टलेस प्रोड्यूस करता हो, स्वीट डिजायर प्रोड्यूस करता हो, राइट साइडेड स्लीप मिलती हो, इवनिंग एग्रावेशन मिलता हो और रेड सैंड इन द यूरिन मिलता हो। बात क्लियर हो रही है? ये दोनों का मैनिफेस्टेशन है। एक नेचुरल डिसीज का मैनिफेस्टेशन हुआ, दूसरा आर्टिफिशियल डिसीज का मैनिफेस्टेशन हुआ। और हनीमैन एपोरिज्म नंबर 26 में क्या बताते हैं कि सिमिलर इन द मैनिफेस्टेशन, नॉट सेम। दोनों एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं होने चाहिए, लेकिन सिमिलर होने चाहिए, उसी प्रकार के होने चाहिए। और हमने एपोरिज्म नंबर 153 में देखा कि हमें कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन लेना है। तो कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन क्या है? तो LSMC, अगर कोई सिम्टम लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी या कॉन्कोमिटेंट के साथ जुड़ा तो ही वो कैरेक्टरिस्टिक है, अन्यथा वो नॉन कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट, तो डिसीज कैसे अब डेवलप होता है? ये ड्रग प्रूविंग है। पहले का, इसके पहले का स्लाइड था वो नेचुरल डिसीज का फिनोमिना था, अब ड्रग प्रूविंग का फिनोमिना है। तो वाइटल फोर्स है, आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट है और उसने कुछ सिम्टम प्रोड्यूस किए। याद रखिए, हम पैथोलॉजी के लेवल तक
सिम्टम्स को प्रूव नहीं करते, तो हमारी प्रूविंग के अंदर हमें ट्यूमर, स्टोन, कार्सिनोमा, एडेशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसे सिम्टम ड्रग प्रूविंग के दौरान नहीं मिलेंगे। हम सिर्फ फिजियोलॉजिकल लेवल तक ही प्रूविंग करेंगे, तो हमें कौन से सिम्टम मिलेंगे? LSMC, लोकेशन मिलेगा, सेंसेशन मिलेगा, मोडालिटीज मिलेंगी, कॉन्कोमिटेंट मिलेगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। हमें लाइकोपोडियम हमने प्रूव किया किसी पेशेंट के ऊपर, किसी प्रूवर के ऊपर, और हमने प्रूव किया तो उसके अंदर स्टोन नहीं मिलेगा हमें प्रूविंग के अंदर, उसके अंदर हमें ट्यूमर नहीं मिलेगा, उसके अंदर हमें गैस्ट्रिक अल्सर या तो एब्डोमिनल लिम्फेडेनोपैथी ऐसे पैथोलॉजिकल सिम्टम नहीं मिलेंगे। हमें क्या मिलेगा कि उसको जो भी तकलीफ हुई है, ज्यादातर प्रूवर्स में राइट साइडेड मिली है, प्यास कम हो गई है, मीठा खाने का मन हो रहा है, उनको नींद राइट साइड अच्छी आ रही है, और उनकी जो भी तकलीफें हैं वो इवनिंग में बढ़ रही हैं, ऐसे सिम्टम मिलेंगे हमें प्रूविंग के अंदर। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर, यस। क्लियर? लेकिन जब हमें पेशेंट मिला जिस पेशेंट के अंदर डायनेमिक नेचुरल डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट ने डिसीज प्रोड्यूस किया है, तो वो अगर सोरिक होगा तो हमें क्या मिलेगा? तो स्किन इरप्शन, लेकिन क्या राइट साइडेड ज्यादा, इवनिंग एग्रावेशन, थर्स्टलेसनेस, ड्राइनेस और राइट साइडेड स्लीप। अगर वहां पे साइकोसिस मिला तो स्टोन मिलेगा, लेकिन कहां पे? राइट साइडेड, रेड सैंड इन द यूरिन, थर्स्टलेसनेस, स्वीट डिजायर, राइट साइडेड स्लीप, पेन, इवनिंग एग्रावेशन। उसी तरीके से अगर सिफिलिस मिला तो हमें क्या मिलेगा? हमें एलोपेसिया मिल सकता है। कहां पे? राइट साइडेड ज्यादा, हॉट पेशेंट है, थर्स्टलेस है, राइट साइडेड स्लीप है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हनीमैन कहते हैं कि सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन, मतलब जरूरी नहीं है कि वही पैथोलॉजी जो डेवलप हुई वही पैथोलॉजी हमें मिले, लेकिन उस पैथोलॉजी का लोकेशन, सेंसेशन, कॉन्कोमिटेंट और मोडालिटी ये मिलने चाहिए, ऐसा बोनिक हुसैन ने बताया। क्योंकि बोनिक हुसैन हनीमैन के साथ बहुत सालों तक रहे, और हनीमैन ने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम लेना है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम लेना है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम लेना है। लेकिन हनीमैन अपनी प्रैक्टिस में कौन से सिम्टम ले रहे थे वो बोनिक हुसैन ने देखा, और बोनिक हुसैन ने देखा कि वो कभी लोकेशन से केस क्रैक कर रहे हैं, कभी सेंसेशन से अंदर जा रहे हैं, कभी मोडालिटीज के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन हो रहा है, कभी कॉन्कोमिटेंट के ऊपर हो रहा है, लेकिन मोर और लेस हर केस के अंदर हनीमैन कंप्लीट सिम्टम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए बोनिक हुसैन ने जब अपना थियरी दिया, जब बोनिक हुसैन ने, हेलो आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ सर, आ रही है। यस सर। ओके ओके। तो बोनिक हुसैन ने जब अपना थियरी दिया, बोनिक हुसैन ने जब अपना रेपर्टरी बनाया, थेराप्यूटिक पॉकेट बुक, तब बोनिक हुसैन ने उसके अंदर कंप्लीट सिम्टम की अवधारणा दी कि आप सिम्टम को अगर कंप्लीट करेंगे तो क्योर मिलना ही मिलना है, क्योंकि कंप्लीट सिम्टम के अंदर आप पिक्यूलर मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ही ले रहे हैं, क्योंकि लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक है, सेंसेशन कैरेक्टरिस्टिक है, मोडालिटीज कैरेक्टरिस्टिक हैं, और कॉन्कोमिटेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। बात क्लियर हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, जी सर। नेक्स्ट, और हनीमैन ने बताया कि हमें करना है क्या? इंडिविजुअलाइजेशन। और इंडिविजुअलाइजेशन कहां पे होगा? तो पहला इंडिविजुअलाइजेशन यहां पे होगा कि पर्सन इज हेल्दी और इल, मतलब कि डिसीज्ड। अब डिसीज व्यक्ति है तो उसका डिसीज सोरा से है, साइकोसिस से है या सिफिलिस से है, वहां से इंडिविजुअलाइजेशन होगा। फिर इसके आगे टिश्यू अफिनिटी, मतलब कि पैथोलॉजी कौन से टिश्यू में है, स्किन के ऊपर है, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर है, जॉइंट के ऊपर है, सीरस मेम्ब्रेन के ऊपर है, मसल्स के अंदर है, लीवर के अंदर है, पैंक्रियाज के अंदर है, हार्ट के अंदर है, कहां पे पैथोलॉजी है? टिश्यू अफिनिटी। उसके बाद आता है लोकेशन, इंडिविजुअलाइजेशन का क्रम है। उसके बाद सेंसेशन और कैरेक्टर ऑफ द डिस्चार्ज, यहां पे बाय मिस्टेक डिसीज लिखा हुआ है, हमें डिस्चार्ज समझना है, कैरेक्टर ऑफ द डिस्चार्ज। इसके बाद है मोडालिटी, और आखिर में है कॉन्कोमिटेंट। अब
बॉनी कुशन ने हमें क्या कहा कि हमारा प्रिस्क्रिप्शन LS-MC के मुताबिक होना चाहिए। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं। डिसीज्ड पर्सन बहुत मिलेंगे, लेकिन जितने भी डिसीज हम देखेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर डिसीज्ड व्यक्ति है कोई, तो 100 व्यक्ति डिसीज हैं, तो उसमें से हमें 30 सोरिक डिसीज वाले मिल सकते हैं, 33 सोरिक डिसीज वाले, 33 साइकोसिस वाले, 33 सिफिलिस वाले मिलेंगे। उसके बाद टिश्यू अफिनिटी आई, तो 33 में से 10 की टिश्यू अफिनिटी स्किन होगी, 10 की म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, 10 की मसल्स और जॉइंट होगा, और 3 का और कुछ हो सकता है। अब लोकेशन में जहां पे हमें 10 केस मिले हैं, उसमें से कुछ राइट साइडेड लोकेट होंगे, कुछ लेफ्ट साइडेड लोकेट होंगे, मतलब 5 के ऊपर आ गए। बात समझ रहे हैं? 5 में से कुछ में स्ट्रोबिंग सेंसेशन मिला, कुछ में ड्राइनेस मिली, कुछ में ब्लीडिंग मिला, तो 2-3 पे आ गए। और मोडालिटी और कॉन्कोमिटेंट से हम सीधा एक ही मेडिसिन पे आएंगे, लेकिन इसका क्रम हमें उल्टा रखना है। हमें पहले मायाजम डिसाइड नहीं करना है, हमें पहले टिश्यू अफिनिटी डिसाइड नहीं करनी है, हमें पहले कॉन्कोमिटेंट लेना है, फिर मोडालिटीज लेनी है, फिर सेंसेशन लेना है, फिर लोकेशन लेना है। अब हमारे पास जो 2-3 मेडिसिन आ रही हैं, उसमें से उस टिश्यू के ऊपर या तो वहां पे उस लोकेशन के ऊपर जो भी मेडिसिन अच्छा काम दे सकती है, वो मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करनी है। जैसे जैसे हम अगर LS-MC समझेंगे, तो यहां से हमारे पोटेंसी के, रिपीटेशन के सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होते जाएंगे। जैसे जैसे केसेस के अंदर कॉन्कोमिटेंट, मोडालिटी, सेंसेशन, लोकेशन गुम होते जाएंगे, वैसे वैसे वो डिसीज वन साइडेड डिसीज होता जाएगा। बात क्लियर हो रही है? पहले सिर्फ राइट साइडेड स्टोन हुआ था, अब दोनों साइड स्टोन हो गया। पहले सिर्फ किडनी में स्टोन था, अब किडनी में भी हुआ, गॉल ब्लैडर में भी हुआ, प्रोस्टेट में भी है, सलाइवरी ग्लैंड में भी है। बात समझ में आ रही है? पहले हमें मिलता था, जब इनिशियल होगा, डिसीज की शुरुआत होगी, तो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्कोमिटेंट मिलते हैं, और यहां से पूरा जितनी मॉडर्न होम्योपैथी है वो सब कॉन्कोमिटेंट के बेस के ऊपर है। व्हेन द कंप्लेन इज द फिजिकल, ऑल मेंटल आर द, व्हाट वी मीन बाय कॉन्कोमिटेंट, हमारा मतलब क्या है कॉन्कोमिटेंट से? किसे कॉन्कोमिटेंट कहते हैं? कौन सा सिम्टम कॉन्कोमिटेंट होता है? यस, वेरी गुड, नो पैथोलॉजिकल रिलेशन। जिस सिम्टम का पैथोलॉजी के जो चीफ कंप्लेन है उसके साथ बहुत कुछ रिलेशन नहीं है, उन सिम्टम्स को कॉन्कोमिटेंट के अंदर दिया गया। तो व्हेन कंप्लेन इज फिजिकल, मेंटल्स आर कॉन्कोमिटेंट। समझ रहे हैं? मेंटल्स कॉन्कोमिटेंट के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद आती है मोडालिटीज। जैसे जैसे डिसीज आगे बढ़ता जाएगा, हमें मोडालिटीज नहीं मिलेंगी। शुरुआत में मिलेगा कि दबाने से अच्छा लगता है, गर्म सेक करने से अच्छा लगता है, या मालिश करने से अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे डिसीज का प्रोग्रेस होगा, नहीं अब तो बस दुखता ही है। शुरू में हमें मिलेगा कि 4 बजे ज्यादा दुखता है, इवनिंग में ज्यादा दुखता है, मॉर्निंग में ज्यादा दर्द होता है, लेकिन जैसे जैसे डिसीज आगे बढ़ेगा पूरा दिन दुखता रहता है। तो कॉन्कोमिटेंट कम होते जाएंगे, मोडालिटीज कम होती जाएंगी, सेंसेशन कम होते जाएंगे, यानी कि कॉमन होते जाएंगे फॉर दैट डिसीज, और उसी तरीके से डिसीज धीरे धीरे इनक्योरेबल होने की तरफ बढ़ता जाएगा, वन साइडेड होने की तरफ बढ़ता जाएगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? जब तक हमें LS-MC मिल रहे हैं तब तक डिसीज क्योरेबल है, चाहे उस डिसीज का नाम कुछ भी हो। उस डिसीज का नाम हम फीवर दे सकते हैं, इरप्टिव फीवर दे सकते हैं, स्किन इरप्शन दे सकते हैं, रिंगवर्म दे सकते हैं, स्टोन दे सकते हैं, ट्यूमर दे सकते हैं, चाहे बिनाइन हो या और कुछ हो, लेकिन हमें सिम्टम्स, लोकेशन, सेंसेशन और कैरेक्टर ऑफ द डिस्चार्ज, मोडालिटीज और कॉन्कोमिटेंट सीधे मिल रहे हैं, इसका मतलब वहां पे वो डिसीज क्योरेबल है।
लेकिन जैसे जैसे कॉन्कोमिटेंट, मोडालिटी, सेंसेशन, लोकेशन, पिक्यूलियर नहीं मिलेंगे, वैसे वैसे डिसीज वन साइडेड होता जाएगा, इनक्योरेबल होता जाएगा। और आप देखेंगे कि अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन। व्हाट यू मीन बाय ऑर्गन स्पेसिफिक? मतलब क्या ऑर्गन स्पेसिफिक का मतलब कि उस ऑर्गन पे ज्यादा से ज्यादा असर करने वाली दवाइयां प्रिस्क्राइब होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब पैथोलॉजी बहुत एडवांस हो जाती है, हम पैथोलॉजी का मतलब कैंसर से या ट्यूमर से या टीबी से या मैलिग्नेंसी से नहीं लेंगे, हम पैथोलॉजी का मतलब लेंगे जब हमें केस के अंदर, इंडिविजुअल केस के अंदर लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कॉन्कोमिटेंट नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब वो पैथोलॉजी इनक्योरेबल हो रही है, चाहे वो मेंटल डिसीज हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे कुछ भी हो। तब हम वहां पे ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर लिवर की तकलीफ है तो चैलिडोनियम का मदर टिंचर प्रिस्क्राइब करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे प्रिस्क्रिप्शन। किडनी का तकलीफ है तो बर्बेरिस या इल सीरम प्रिस्क्राइब होती हैं। तो वो टिश्यू अफिनिटी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एलएसएमसी नहीं मिल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं मिल रहे हैं। अगर टिश्यू अफिनिटी भी नहीं मिल रही है तो वहां पे हनीमैन ने हमें कॉन्सेप्ट दिया है। कौन सा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी मायस्मेटिक मेडिसिन। हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि वो जो पेशेंट सफर कर रहा है वो किस प्रकार के मायाजम से सफर कर रहा है। कई दफा हमने देखा होगा कि कई प्रैक्टिशनर होते हैं जो एंटी मायस्मेटिक मेडिसिन से शुरुआत करते हैं, जब केस बीच में अटक जाता है तब एंटी मायस्मेटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है। लेकिन उस एंटी मायस्मेटिक मेडिसिन का एक इंडिकेशन वो भी है कि जब केस के अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा है कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ मायाजम के सिम्टम है, ट्यूमर भी मिल रहा है, सिस्ट भी मिल रही है, ओवर थिंकिंग भी मिल रहा है, स्टोन भी मिल रहा है, ओबेसिटी भी मिल रही है, कुछ लोकेशन का पता नहीं, सेंसेशन का पता नहीं, मोडालिटी का पता नहीं, कॉन्कोमिटेंट पता नहीं, तो पूरे केस के अंदर हमें मिला कि साइकोसिस प्रोमिनेंट है, तो वहां पे सीधा एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन भी हो सकता है। लेकिन याद रखिए, इंडिविजुअलाइजेशन मस्ट। हर केस के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। अगर एलएसएमसी मिल रहा है तो एलएसएमसी लीजिए, नहीं मिल रहा है तो टिश्यू अफिनिटी लीजिए, नहीं मिल रहा है तो मायाजम लीजिए। एलएसएमसी में भी हम जब कंफ्यूज हैं कि 2 या 3 मेडिसिन एक साथ आ रही हैं, तो कौन सी मेडिसिन वहां पे टिश्यू अफिनिटी ज्यादा दे रही है, वह वो प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। अगर वहां पे भी कंफ्यूज है तो पेशेंट के अंदर जो प्रोमिनेंट मायाजम है वो कौन सी मेडिसिन के सिम्टम के साथ ज्यादा मैच हो रहा है वो देनी चाहिए। होप हम सबका इंडिविजुअलाइजेशन क्लियर हुआ होगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अब बोनी-गुसेन सर का दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ग्रांड जनरलाइजेशन। उन्होंने पहला दिया कंप्लीट सिम्टम, लेकिन उनको पता चला कि हर बार हमें कंप्लीट सिम्टम नहीं मिल रहा है। तो बोनी-गुसेन सर ने कहा कि अगर हर बार कंप्लीट सिम्टम नहीं मिलता है तो क्या करना चाहिए। तो बोनी-गुसेन साहब ने कहा कि हम कोई पर्टिकुलर पार्ट को तो ट्रीट कर नहीं रहे हैं, हम तो ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट एज अ होल को। मतलब कि जो पेशेंट को एक जगह पे सही है वो पूरे पेशेंट के लिए सही है। व्हाट इज ट्रू फॉर पार्ट, इट इज ट्रू फॉर ऑल। सर म्यूट कीजिए प्लीज। रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज म्यूट उन्होंने क्या कहा कि किसी पेशेंट का हेडेक है और जॉइंट पेन भी मिल रहा है, हेडेक में हमें थ्रॉबिंग सेंसेशन मिल रहा है लेकिन जॉइंट पेन में सेंसेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन हमने पहले ही देखा ना कि सेंसेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वाइटल फोर्स कर रहा है। तो वाइटल फोर्स तो पूरे पर्सन में एक ही है, और एक वाइटल फोर्स एक जगह पे अगर एक सेंसेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो वाइटल फोर्स के लिए दूसरी जगह पे भी वही सेंसेशन ले लेना चाहिए। इसी को हम ग्रैंड जनरलाइजेशन कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बोनी-गुसेन साहब ने कहा कि कंप्लीट सिम्टम नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, कंप्लीट सिम्टम नहीं मिले तो व्हाट इज ट्रू फॉर पार्ट, इट इज ट्रू फॉर होल ले लीजिए। तो उसी बोनी-गुसेन सर के ग्रांड जनरलाइजेशन को हम यूज करते हैं अगर, और उसको एलएसएमसी के साथ लगाते हैं, तो पेशेंट बोलता है सर मेरे को राइट साइडेड हेडेक है, मेरे को राइट साइडेड स्टोन है, मेरे को राइट साइडेड न्यूमोनिया हुआ था, मेरे को राइट साइडेड साइटिका हुआ है। इसका मतलब व्हाट इज कॉमन, अगर राइट हेडेक को जनरलाइज किया जाए तो जनरलिटी पे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलती है साइड अफिनिटी, राइट साइडेड। क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? दूसरा मिलता है सेंसेशन,
तो एक सेंसेशन सेंसेशन या तो कैरेक्टर ऑफ द डिस्चार्ज, कई जगह किसी जगह पे लिखा है कि बलगम यानी कि स्पुटम है वो स्टिकी है, तो वो स्पुटम के अंदर स्टिकीनेस किसने प्रोड्यूस किया? वाइटल फोर्स ने ना। तो वाइटल फोर्स तो एक ही है, तो वो अगर स्पुटम स्टिकी प्रोड्यूस कर रहा है तो डायरिया कैसा प्रोड्यूस करेगा? स्टिकी। ल्यूकोरिया कैसा प्रोड्यूस करेगा? स्टिकी। समझ रहे हैं? वो एक जगह थ्रॉबिंग सेंसेशन दे रहा है तो दूसरी जगह कौन सा सेंसेशन देगा? थ्रॉबिंग। मतलब सेंसेशन या तो कैरेक्टर ऑफ द डिस्चार्ज, जो मिले उसको वैसे ही जो सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक मिले वो ले लेना है। तीसरा है मोडालिटीज। डॉक्टर साहब मेरा अस्थमा ठंड में बढ़ जाता है इसीलिए मुझे ठंड पसंद नहीं है, ये क्या हुआ? पर्टिकुलर मोडालिटी। डॉक्टर साहब मेरा स्किन डिसीज गर्मी में बढ़ जाता है या तो मेरा जॉइंट पेन गर्मी में बढ़ जाता है तो मुझे गर्मी पसंद नहीं है, ये मोडालिटी है। लेकिन अब मुझे तो किसको गर्मी पसंद नहीं है? उस जॉइंट पेन को या वाइटल फोर्स को? तो वाइटल फोर्स सेंसिटिव टू दैट हीट और सेंसिटिव टू दैट कोल्ड देता है। तो अगर हम मोडालिटी को जनरलाइज करेंगे, डॉक्टर साहब मुझे ठंड तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे से ठंड बर्दाश्त ही नहीं होगा, मतलब कि थर्मल निकला। थर्मल मतलब क्या हुआ? जनरल मोडालिटी। उसी तरीके से डॉक्टर साहब मेरे को अगर मैं राइट साइडेड सोऊंगा ना तो पाल्पिटेशन हो जाते हैं, मैं राइट साइडेड नहीं सो सकता, मेरे को लेफ्ट साइडेड ही सोना पड़ता है। तो किस पोजीशन में कंफर्टेबल है? तो कौन कंफर्टेबल है? वाइटल फोर्स। अगर पाल्पिटेशन नहीं होता है फिर भी मुझे उल्टा ही सोना मांगता है, तो किसको सोना मांगता है? अगेन ये वाइटल फोर्स का सिम्टम है। तो मोडालिटी को अगर हम जनरलाइज करेंगे तो स्लीप पोजीशन मिला। और कॉन्कोमिटेंट में हमें ऐसे सिम्टम चाहिए कि जिन सिम्टम्स का पैथोलॉजी के साथ कोई लेना देना न हो। सर मुझे स्किन डिसीज है लेकिन मुझे बनाना बहुत पसंद है, अब बनाना खाने को और स्किन इरप्शन को कोई लेना देना नहीं है। या तो मुझे दही बिल्कुल पसंद नहीं है तो दही को और स्किन इरप्शन को कोई लेना देना नहीं है। तो जो डिजायर एवर्जन है या तो दूसरी पैथोलॉजी है या थस्ट है, उनको हम कॉन्कोमिटेंट के तौर के ऊपर यूज कर सकते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यह है पूरा बोनी हुसैन साहब का दृष्टिकोण। हमें आज इसी के ऊपर चर्चा करनी है। बोनी हुसैन साहब की आंखों से हमें केस देखने हैं। क्लियर सर? हाँ जी सर, हाँ जी। नेक्स्ट। अब उसी तरीके से जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो वो पेशेंट भी दो चीज लेके आता है, साइन एंड सिम्टम और लेकिन उन साइन एंड सिम्टम्स के अंदर, सर प्रीवियस स्लाइड कीजिए, उन साइन एंड सिम्टम में कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं और कुछ नॉन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं। आज हमने लाइकोपोडियम का एग्जांपल लिया है इसीलिए सारी स्लाइड में लाइकोपोडियम ही दिखेगा। तो कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ नॉन कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें उसमें उसका पूरा केस रिसीविंग करते हैं और पहले ही उसमें से नॉन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हटा देने हैं और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ही लेने हैं। जब हम मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें याद क्या रखना है? जो कैरेक्टरिस्टिक है। और सिम्टम कब कैरेक्टरिस्टिक बनता है? जब वो LSMC के साथ यानी कि लोकेशन, सेंसेशन, कॉन्कोमिटेंट और मोडालिटी के साथ जुड़ता है। तो हमें कॉमन सिम्टम यानी कि नॉन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिलेंगे लाइक कॉन, एसिडिटी, एंजाइटी, पीसीओडी, स्टोन, डायबिटीज, अस्थमा, जितने भी रोगों के नाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कार्सिनोमा भी, मैलिग्नेंसी भी, ट्यूमर भी और जितने भी रोग हैं वो सब जोड़ लीजिए, वो मायाजम के एक्सप्रेशन है। लेकिन उन रोग के साथ हमें क्या मिलेगा कि वो रोग कहां पे सिचुएटेड है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। उस रोग के अंदर क्या सेंसेशन है या तो क्या डिस्चार्ज का क्या कैरेक्टर है, उस रोग की मोडालिटीज क्या है और कॉन्कोमिटेंट क्या है। हमारा फोकस कहां होना चाहिए? अस्थमा के ऊपर, एसिडिटी के ऊपर, कॉन्स के ऊपर, स्टोन के ऊपर, या तो राइट साइडेड के ऊपर, पल्सेटिंग के ऊपर, ड्राइनेस के ऊपर, 4 to 8 एग्रावेशन के ऊपर और थर्स्टलेस के ऊपर कहां होना चाहिए? बात समझ रहे हैं? हमारी बात पहुंच रही है अब तक? हम क्या करते हैं अभी तक? या तो हम पेशेंट के मेंटल्स ढूंढने बैठ जाते हैं
या तो कॉन्स के लिए या एसिडिटी के लिए या एंजाइटी के लिए या पीसीओडी के लिए दवाइयां ढूंढने बैठ जाते हैं। डॉक्टर बॉनिक हुसैन क्या कहते हैं? बॉनिक हुसैन कहते हैं कि आपके पास जो केस आया है वो स्टोन का केस नहीं है, आपके पास आने वाला केस लाइकोपोडियम का केस है जिसका एक्सप्रेशन स्टोन है। आपके पास जो केस आया है वो हेयर फॉलिंग का केस नहीं है, वो केस लाइकोपोडियम का है जिसका एक्सप्रेशन हेयर फॉलिंग है। नेक्स्ट, अब हम लाइकोपोडियम की सिम्टोमेटोलॉजी देखेंगे। कुछ ही की नोट्स आपके सामने रखे हैं। हॉट, राइट साइडेड थर्स्टलेस, स्वीट डिजायर, स्लीप राइट साइडेड, रेड सैंड इन द यूरिन, गैस्ट्रिक एंड यूरिनरी कंप्लेन, इवनिंग एग्रावेशन, कावर्डिस, dominating, dictatorial, 1 foot hot, 1 foot cold, downward direction of the symptom, dryness, cabbage aggravation and EG satiety। ये कुछ की नोट्स हैं जो हमें सारी मटेरिया मेडिका के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन हमने जैसे आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, हमें लाइकोपोडियम अगर हम मटेरिया मेडिका प्यूरा के अंदर या हैरिंग्स गाइडिंग सिम्टम के अंदर या तो एनसाइक्लोपीडिया के अंदर देखने जाएंगे तो कितने सारे पेजेस होंगे, मोर देन 50 पेजेस, उससे भी ज्यादा 80-90 पेजेस होंगे। लेकिन हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है मैनिफेस्टेशन, वो पूरा मैनिफेस्टेशन ही है लाइकोपोडियम का। लेकिन एपोरिज्म नंबर 153 क्या कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन याद रखना है, और सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक तब बनता है जब वो एलएसएमसी में साथ जुड़ता है तब। तो हमें क्या करना है, लाइकोपोडियम की अपनी मटेरिया मेडिका प्रिपेयर करनी है सोर्स बुक में से, और उसको एलएसएमसी में डिवाइड कर देना है और उतना ही याद रखना है। ये बॉनिक हुसैन साहब का नजरिया है। बात क्लियर हुई? लाइकोपोडियम सबको समझ आ गई? इतने तक किसी को कोई प्रश्न हो तो कहिए। नेक्स्ट, ये सब था थियरी, ये था हम बॉनिक हुसैन साहब और हनीमैन साहब हमारे तक क्या पहुंचाना चाहते थे वो। अब हमें कैसे देखना है वो प्रैक्टिस, क्योंकि रोटी कैसे बनती है तो सबको मालूम है कि आटा भिगोया जाए और फिर उसको बेलन लेके गोल गोल चपाती बना देते हैं और उसको चूल्हे पे सेक देते हैं तो रोटी बन जाती है। लेकिन अगर चपाती बनाने जाते हैं ना तब पता चलता है कि बनाना कितना मुश्किल है। एलएसएमसी और ग्रांड जनरलाइजेशन होम्योपैथी के फर्स्ट ईयर के बच्चे को भी मालूम है, लेकिन प्रैक्टिस में कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितने लोगों ने इसके जरिए मैनकाइंड का अच्छा किया, कितने लोग होम्योपैथी को सरल बना के गए, कितने लोगों ने घर घर तक होम्योपैथी पहुंचाई। क्योंकि होम्योपैथी कोई ऐसा साइंस नहीं है कि जिसमें बहुत स्किल की जरूरत पड़े। बॉनिक हुसैन साहब का प्रोफेशन क्या था? लॉयर। वेरी गुड। इसी तरीके से बोगर सर का, जार सर का, इवन डॉक्टर क्या नाम था, पायोनियर ऑफ द इंडियन होम्योपैथी बंगाल के, शायद सरकार सर या कुछ महेंद्र सिंह या महेंद्र लाल सरकार, ऐसा कुछ नाम था उनका। हमें ये सब हमें मालूम करना चाहिए। तो होम्योपैथी इजी है, हर कोई कर सकता है, लेकिन कैसे? नेक्स्ट, हम अब करते हैं प्रैक्टिकल केसेस के साथ। केस 1, 30 ईयर का आदमी हमारे पास आता है, उसको राइट साइडेड एब्डोमेन के अंदर दर्द हो रहा है, उसका यूएसजी करवाया तो 5 mm का स्टोन निकला। उसने बोला कि गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, मेरी प्यास बहुत कम है, और डॉक्टर ने बोला कि पानी पियो, इसीलिए मैं पी रहा हूं। यस, वेरी गुड, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। तो हमें ये सब देखना चाहिए कि उन लोगों ने कैसे होम्योपैथी की है। होम्योपैथी एक्सपीरियंस के अंदर मिलती है, होम्योपैथी प्रैक्टिस के अंदर मिलती है, बुकों के अंदर नहीं मिलती है। कबीर साहब कहते हैं ना कि अगर किताबें पढ़ने से ज्ञानी हो जाते तो उद्धव सबसे ज्यादा ज्ञानी होता। सो वो बहुत ज्यादा पानी पीता है, राइट साइडेड स्लीप है और डिजायर फॉर स्वीट है। क्या दिख रहा है आपको एवरीवन? क्या दिख रहा है? जिस तरीके से द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पूछा कि क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने क्या बोला कि ऋषिवर मुझे पक्षी की आंख दिख रही है। तो क्या उस जगह पे सिर्फ पक्षी की आंख ही थी? भीम को पूछा तो भीम ने तो बोला मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, झाड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, वो दिख रहा है, ये दिख रहा है,
दूसरे को पूछा, उसने भी बोला मुझे इतना इतना दिख रहा है। तो आप सबको इसमें क्या दिख रहा है? 30 ईयर का आदमी दिख रहा है, कंप्लेन ऑफ पेन दिख रहा है, या तो यूएसजी दिख रहा है, या तो वो ज्यादा पानी पी रहा है, वो डॉक्टर की एडवाइस फॉलो कर रहा है, ये दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? तो जिस तरीके से अर्जुन ने अपने आप को ट्रेन किया था कि उसको सिर्फ पक्षी की आंख ही दिखे, उसी तरीके से हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि हमें सिर्फ एलएसएमसी ही दिखे। नेक्स्ट, ये रिजल्ट था, मेडिसिन प्रिस्क्राइब वाज लाइकोपोडियम। क्लियर? नेक्स्ट, इसी तरीके से ये दूसरा केस है, 38 ईयर की वुमन थी, राइट साइडेड से लेके लेफ्ट साइड तक उनको टीनिया की तकलीफ हुई थी, यानी कि रिंगवॉर्म, खुजान हो रही थी, बहुत सारे मलहम एंड ट्यूब लगाए थे, उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो उनको पानी कम पीते थे, स्वीट बहुत पसंद था और राइट साइडेड स्लीप थी। क्या दिख रहा है? लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम। वेरी गुड। नेक्स्ट, मेडिसिन प्रिस्क्राइब वाज लाइकोपोडियम। क्लियर? अगर किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, तीसरा केस, 25 ईयर का आदमी था, उसको पता चला कि 3 mm का स्टोन है, बर्निंग मिच्यूरेशन हो रहा था, इमेसिएटेड था, एसिडिटी हो रही थी, थर्स्ट कम थी, उसको पेन हो रहा था, इवनिंग में गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, राइट साइडेड और पेट के बल सोता था, और उसको खाने की इच्छा होती थी लेकिन खाने बैठता था तो खा नहीं पाता था। क्या दिख रहा है? नेक्स्ट, लाइको नेक्स्ट, प्रिस्क्राइब वाज लाइकोपोडियम। 33 ईयर का आदमी था, 6.5 mm का स्टोन था, राइट साइड था, थर्स्टलेस था, डिजायर फॉर स्वीट, लड्डू तो बहुत पसंद थे, 5 पे पंखा चलाता था, राइट साइडेड सोता था, कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा था, न्यूमोनिया का हिस्ट्री भी था, जितना ज्यादा वो खाता था उतना ज्यादा उसको भूख लग रही थी। क्या दिख रहा है? लाइको। नेक्स्ट, ये रिपोर्ट है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब वाज लाइकोपोडियम। 63-year-old man suffering for abdominal pain, gas acidity, thirstness एंड एसी के बिना वो सो ही नहीं पाते थे, 6 mm का स्टोन था, मेडिसिन प्रिस। क्या दिख रहा है? लाइको। अगेन नेक्स्ट। डॉक्टर मनोज, हम अपने इस वक्त के आखिरी 10 मिनट में पहुंच गए हैं, तो आप सर जी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है सर, पूरा टाइम मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं। ठीक है, बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। Case 6, 30-year-old patient suffering from fissure since past 1 year. First was less desire for sweet and sleep on right sided. क्या दिख रहा है? नेक्स्ट, नहीं है तो मैं बोलेगा लाइको, वो भी लाइको है। नेक्स्ट सर जी, नेक्स्ट। 25-year-old lady suffering from hair loss, gas acidity, hot, sweet desire, sleeping on the abdomen. नेक्स्ट सर जी, देखिए रिजल्ट दिखाइएगा। हाँ, तो इतना हेयर फॉलिंग कम हुआ, मेडिसिन प्रिस्क्राइब वाज लाइको, पूरा टोटालिटी दिखाए हैं आपको। नेक्स्ट, 45-year-old man सफरिंग फ्रॉम टीनिया, रिंगवॉर्म, अगेन लाइकोपोडियम दिख रही है, हाँ या ना? नेक्स्ट, रिजल्ट दिखाइए सर। ये रिजल्ट है, कैसा था कैसा हो गया? मेडिसिन प्रिस्क्राइब वाज लाइकोपोडियम। नेक्स्ट, 23-year-old गर्ल, हीट जिसको पसंद नहीं है, एक्ने है और राइट साइडेड स्लीप है, थर्स्टलेस है, लाइको दिख गई ना? नेक्स्ट, ये डॉक्टर के फोटोज
हैं, आईडी कैसे लगाए हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम इरप्शन बिटवीन फिंगर्स लेस राइट साइडेड क्रेविंग फॉर स्वीट, अगेन लाइकोपोडियम दिख रही है। नेक्स्ट देखिए रिजल्ट, सर जी रिजल्ट दिखाइए। क्लियर। 11 year, next 11 year of old boy had corn in right leg, कपासी बोलते हैं जिसको कणी बोलते हैं, हॉट पेशेंट है, थसलेस है, स्वीट डिजायर है और राइट साइडेड स्लीप है। नेक्स्ट रिजल्ट दिखाइए, ये बिफोर आफ्टर का रिजल्ट है। 20 दिनों के अंदर केस सेटल्ड हो गया था। क्लियर। नेक्स्ट, ये केस था जिसको जेनाइटल वार्ड्स थे, इसका पिक्चर हमने नहीं लगाया है, लेकिन जेनाइटल वार्ड्स थे, बहुत सारे अलग अलग डॉक्टरों का दवाई ले लिए, अगेन हमें दिखा लाइकोपोडियम, मेडिसिन प्रिस्क्राइब वाज लाइकोपोडियम। नेक्स्ट, और 3 महीनों के अंदर सारे वार्ड्स चले गए। आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड द 10,000 किक वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम। तो ब्रूस ली हमें सिखाते हैं कि अलग अलग मेथोडोलॉजी और अलग अलग चीजें बहुत बार एक बार करने से अच्छा है कि एक ही चीज को बार बार किया जाए, तब जाके हम उसके मास्टर बन सकते हैं। और हमने आपको बताया कि चाहे कॉर्न हो, चाहे हेयर फॉल हो, चाहे टीनिया हो, चाहे स्टोन हो, चाहे एनीथिंग, बहुत सारे केसेस हैं, हमने आपको कुछ ही केसेस दिखाए हैं, लेकिन हर बार इसी तरीके से पक्षी की आंख जैसे दिखती है वैसे लाइकोपोडियम दिखनी चाहिए, और प्रिस्क्राइब किए और रिजल्ट मिला। तकरीबन 10,000 से ज्यादा केसों के अंदर सिर्फ इन्हीं सिम्टम के ऊपर बेस करके लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब किया गया, और लाइकोपोडियम ने हमें कभी निराश नहीं किया। बहुत सारे लाखों केसेस के ऊपर इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन हुए और हर बार अच्छे रिजल्ट के साथ पेशेंट मिले, तब जाके बोनिक हुसैन साहब प्रैक्टिकली साबित हुए। कुछ केसेस आपको दिखाए हैं, 1 घंटे में सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, लाइकोपोडियम का सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, हर मेडिसिन को हम इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, 5 मिनट इसी के लिए है ना। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर मनोज आपका प्रेजेंटेशन और जिस तरह आपने प्रेजेंट किया। आप बाकी डॉक्टरों से रिक्वेस्ट है कि कोई सवाल हैं तो प्लीज पूछिए। किसी को कोई मनोज मकानी, हाँ जी, excellent, थैंक यू सर जी, come Thank you, again, very Thank you, excellent thank you, sir. presentation. Okay, थैंक यू। thank you you, very sir. much. Keep it up. दो सवाल होते हैं जो कॉमनली मैंने जितने वेबिनार अटेंड किए उतने वेबिनार में देखने को मिलते हैं। पहला सवाल होता है पोटेंसी का और दूसरा सवाल होता है रिपीटेशन का। तो दोनों सवाल हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जिन केस के अंदर आपको LSMC क्लियर मिल रहा है और टिश्यू अफिनिटी बाहर मिल रही है, मतलब कि स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह के ऊपर टिश्यू अफिनिटी है और LSMC एकदम क्लियर है, तो हायर द पोटेंसी लोअर द रिपीटेशन। और अगर LSMC क्लियर नहीं मिल रहा है, टिश्यू अफिनिटी डीप है, तो लोअर द पोटेंसी हायर द रिपीटेशन। अगर प्रिस्क्रिप्शन कॉन्कोमिटेंट मोडालिटीज बहुत क्लियर मिल रही हैं तो पोटेंसी हायर लेके जाइए। अगर मोडालिटी कॉन्कोमिटेंट नहीं है, सिर्फ लोकेशन सेंसेशन अच्छे मिल रहे हैं तो मीडियम पोटेंसी। अगर लोकेशन सेंसेशन भी नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ एंटीमायस्मेटिक प्रिस्क्रिप्शन है या तो टिश्यू अफिनिटी के प्रिस्क्रिप्शन है, तो मदर टिंचर या 3 या 6 पोटेंसी के अंदर भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। पोटेंसी जितनी कम रिपीटेशन ज्यादा, पोटेंसी जितनी ज्यादा रिपीटेशन कम। हमारे साथ जुड़ सकते हैं, YouTube के ऊपर गुरुकुल होम्योपैथी है, हमारा वेबसाइट है homeopathic-gurukul.com, हमारे फोन नंबर भी आपके साथ साझा किए जा रहे हैं। और गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे एजुकेशन विदाउट मनी, ओनली कॉस्ट इज योर डेडिकेशन अबाउट होम्योपैथी। सो होप आप सबको कुछ नया मिलना होगा। इसी तरीके से मोर देन 80 मेडिसिन हिंदी के अंदर पढ़ाए हुए हैं, ऑर्गेनम के भी एपोरिज्म्स आपको अवेलेबल हैं, और इसी तरीके से अगर हम सिंपल होम्योपैथी लेके जाएंगे, कोई भी LSMC कोई भी फर्स्ट सेकंड ईयर का बच्चा भी निकाल लेगा, उसको इतने ही 5 सिम्टम निकालने हैं और वो सिम्टम निकाल के एक ही मेडिसिन पे आएगा, तो फर्स्ट सेकंड ईयर का बच्चा भी अच्छी होम्योपैथी कर पाएगा। होम्योपैथी के लिए हमें कोई अलग से बहुत ट्रेनिंग्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम अपने स्टॉलवर्ड्स
डॉक्टर हनीमैन या डॉक्टर बॉनी गुसेन तक को ही पढ़ें और उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करें, बहुत हो जाता है। एक दिन जरूर घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी होगा। धन्यवाद, आपने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। इसमें जो कुछ भी था उसमें हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ मास्टर हनीमैन और बॉनी गुसेन साहब का दिया हुआ है। हाँ, कहीं पे कोई भूल है तो वो भूल हमारी है। किसी की अगर भावनाएं आहत हुई हैं, किसी को कुछ नहीं पसंद आया है तो हम क्षमा चाहते हैं।